नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पठानकोट हमले के आतंकियों से सबसे पहले कौन मिला था? एसपी सलविंदर सिंह, उनके दोस्त राजेश वर्मा और साथ ही कुक मदन पाल। बार बार बदलते बयानों की वजह से एसपी सलविंदर सिंह शक के दायरे में है। अब एनआईए उन्हें दिल्ली लेकर आई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पठानकोट पर आतंकी हमले की गुत्थी के तार सुलझाने में अब अहम भूमिका हो गई है गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह की। पिछली 6 जनवरी को एनआईए की टीम सलविंदर को लेकर पंजपीर दरगाह गई थी। उस खेत में गई थी जहां पर सलविंदर के मुताबिक 31 दिसंबर की रात आतंकियों ने उन्हें छोड़ा था। एनआईए ने सलविंदर से लंबी पूछताछ की। अब सलविंदर को एनआईए की टीम पूछताछ के लिए दिल्ली ले आई है। एनआईए के आईजी स्तर के अधिकारियों ने सलविंदर से पूछताछ शुरू कर दी है। एनआईए की टीम के 10 ऐसे सवाल हैं जिसके सटीक जवाब वो सलविंदर से मांग रही है। सवाल नंबर 1, आप अपने साथ अपने कुक को क्यों लेकर गए थे? आपका ड्राइवर कहां था? आप उसे लेकर क्यों नहीं गए? सवाल नंबर 2, जब आप अपनी सरकारी गाड़ी में गए थे तब आपने बत्ती क्यों नहीं जलाई थी? इसे बंद क्यों कर दिया था? सवाल नंबर 3, आतंकियों ने आपके दोस्त और ड्राइवर को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया जबकि आपको जिंदा छोड़ दिया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सवाल नंबर 4, आतंकियों ने आपके कुक पर हमला क्यों नहीं किया? हुआ क्या था? सवाल नंबर 5, आपके पास कितने मोबाइल फोन हैं? 31 दिसंबर की रात आपने किन किन लोगों से बात की? सवाल नंबर 6, दरगाह से लौटते वक्त आपको इतनी देर क्यों हो गई? आप उस दौरान कहां गए? किससे किससे मिले? पूरी जानकारी दीजिए। सवाल नंबर 7, आप दरगाह पर क्यों गए जबकि उससे पहले आप वहां कभी नहीं गए? आपने अपने सुरक्षा दस्ते को क्यों छोड़ा? सवाल नंबर 8, उस इलाके में आपकी जान पहचान के कितने लोग हैं? सबकी सूची दीजिए। सवाल नंबर 9, जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी तो आपने कैसे जाना कि वहां कितने आतंकवादी थे? सवाल नंबर 10, आपके और आपके परिवार वालों के कितने बैंक अकाउंट हैं? आपके खाते में सबसे ज्यादा आई रकम कितनी थी? एनआईए की टीम सलविंदर से इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। सलविंदर का सच सामने लाने के लिए एनआईए की टीम उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करने की तैयारी कर रही है। सिर्फ सलविंदर ही नहीं, संदेह के घेरे में सलविंदर का कुक मदन गोपाल भी है जिससे पूछताछ के लिए एनआईए समन भेज रही है। एनआईए के रडार पर आए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर बदलते बयानों और उठते सवालों के शक के घेरे में है। एनआईए को यकीन है सलविंदर की सच्चाई सामने आएगी तो आतंकी हमले की परतें भी खुल जाएंगी। कैमरामैन प्रताप सेन और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आतर खान, दिल्ली आज तक। सवाल बहुत सारे इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बार बार बयान बदल रहे हैं। सच कुछ और है, सामने कुछ और आ रहा है। एसपी सलविंदर सिंह कहते हैं कि वो पंजपीर की मजार पर खूब भरोसा रखते थे, अक्सर जाया करते थे। वहां के खादिम कहते हैं कि एक ही बार आए हैं अभी तक। उस रात जब लौट रहे थे, मजार से गुरदासपुर जाने में लगे 2 घंटे, दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर की है। और इसीलिए ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से शक गहराता जा रहा है एसपी सलविंदर सिंह पर। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे एसपी गुरदासपुर सलविंदर सिंह दिल्ली पहुंचे तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई कि सलविंदर को एनआईए पठानकोट पर आतंकी हमले की एक अहम कड़ी मान रही है, क्योंकि सलविंदर से ही आतंकवादियों की पहली मुलाकात हुई थी। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गुरदासपुर के एसपी सलविंदर से पूछताछ कर रही है जबकि कुक मदन गोपाल को भी दिल्ली बुला रही है। दरअसल एनआईए की टीम की पूछताछ में अब तक सलविंदर सिंह ने जो कहानी बताई उस पर पूरा भरोसा नहीं जम सकता। जिन सवालों की वजह से सलविंदर की भूमिका पर शक गहरा रहा है उसकी बानगी आप देख सकते हैं। सलविंदर का दावा है कि वो अक्सर पंजपीर की दरगाह पर जाया करते थे, लेकिन दरगाह के मुख्य खादिम ने दावा किया है कि उसने 31 दिसंबर को पहली बार सलविंदर को देखा। सोमराज जी, ये बताइए कि एसपी सलविंदर कितनी बार यहाँ आते हैं? सर पहली बार आए सर हमारे पास। जी सर।
वो पहले इससे पहले कभी नहीं आए? नहीं सर, पहले कभी नहीं आया सर। एसपी ने बताया कि 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे वो दरगाह से लौटे थे और आतंकवादियों ने 11:30 बजे उनका अपहरण कर लिया। दरगाह से गुरदासपुर का रास्ता 10 किलोमीटर का है। सवाल ये है कि क्या 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने में एसपी साहब को 2 घंटे लग गए। एसपी के दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल 31 की सुबह मजार पर गए थे। रात में एसपी सलविंदर सिंह के साथ राजेश वर्मा और मदन गोपाल फिर से मजार पर गए थे। आखिर ये लोग एक ही दिन में 2 बार मजार पर क्यों गए? आखिर क्या वजह थी जो इतनी रात मजार बंद होने के वक्त एसपी और उनके दोस्त मजार पर गए थे? पूछताछ में एसपी सलविंदर सिंह ने जिस दरगाह पर अक्सर जाने का दावा किया, उस दरगाह के लोग एसपी को पहचानते ही नहीं। साथ ही साथ दरगाह से आने जाने के वक्त के बारे में जो उन्होंने बयान दिया वो भी सही साबित नहीं हुआ। यानी एनआईए को उनके बयानों में अभी भी पूरा यकीन नहीं है। एनआईए इस मामले में ड्रग सिंडिकेट की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही पूरी घटना के दौरान सलविंदर की किससे बातचीत हुई, ये सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सलविंदर सिंह का इससे पहले का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है। 5 महिला पुलिसकर्मी उन पर यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं। पठानकोट हमले से पहले उनका तबादला जालंधर कर दिया गया था, लेकिन वहां उन्होंने चार्ज नहीं संभाला। कहने की जरूरत नहीं कि बहुत कुछ है जो शक के दायरे में है। आतिर खान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। 2 जनवरी को हुए पठानकोट आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तमाम सबूत सौंप दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई के नाम पर कोई भी ठोस कदम नहीं दिख रहा है। सवाल यह है कि 15 जनवरी को विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी थी। हिंदुस्तान ने कह दिया है कार्रवाई नहीं तो बातचीत नहीं। पिछले 25 दिसंबर को लाहौर पहुंचकर पाकिस्तान से रिश्तों की जो कड़ी जोड़ने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उस पर पठानकोट आतंकी हमले की छाया पड़ गई है। दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत 15 जनवरी को होनी है, लेकिन इस बीच भारत की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया था कि पहले आतंक के आकाओं पर कार्रवाई होगी, फिर बात। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है। बातचीत की तारीख करीब आ गई, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पठानकोट पर हमले के बाद भारत की तरफ से भेजे गए सबूतों पर पाकिस्तान में जो शुरुआती जांच के नतीजे आए हैं, वो बेहद निराशाजनक हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने शुरुआती जांच की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के मोबाइल नंबर सौंपे थे। भारत का दावा था कि पठानकोट में हमला करने वाले आतंकवादियों ने इन्हीं नंबरों पर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत की थी, जबकि पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से जो नंबर दिए गए हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी आधिकारिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी कहना है कि बातचीत टली तो नहीं है, लेकिन कार्रवाई के बगैर बातचीत आगे भी नहीं बढ़ेगी। पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत को लेकर दोनों देशों में सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ भारत सरकार पाकिस्तान के हर कदम पर कड़ी नजर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल ने साफ किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ तभी बातचीत को लेकर आगे बढ़ेगा जब भारत को इस बात का भरोसा होगा कि पाकिस्तान पठानकोट के दोषियों पर ठोस कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो आतंकवादियों पर एक्शन का जोश दिखाया था, बैठकें हुई, जांच भी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखी नहीं। सवाल ये है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बात आगे की तारीख पर टलेगी या फिर बातचीत के दरवाजे एक बार फिर बंद होंगे। मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली यानी सत्ता का केंद्र, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन जिंदगी। ये ऑड इवन फॉर्मूला जो हम और आप इतनी शिद्दत से दिल्ली में मान रहे हैं, ये भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसी वजह से देखिए ये खुलासा।
लगातार बढ़ते प्रदूषण ने देश की राजधानी दिल्ली को पिछले कई महीनों से परेशान कर रखा है। हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाईकोर्ट ने दिल्ली को गैस चेंबर बता दिया। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में उन ट्रकों का बड़ा रोल है जो दूसरे राज्यों से यहां आते हैं या यहां से होकर गुजरते हैं। ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और दिल्ली में एंट्री करने वाले ट्रकों पर ग्रीन टैक्स को 2 गुना कर दिया। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को काबू में करने के लिए ही दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तमाम उपायों के बावजूद प्रदूषण पर कोई खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं घट रहा दिल्ली में प्रदूषण? क्यों नहीं दिख रहा ऑड इवन का असर? कहीं कोई बड़ा गड़बड़ झाला तो नहीं? कहीं कोर्ट के आदेश की अनदेखी तो नहीं हो रही? आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऑड इवन से जुड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि अगर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आ रहा तो उसकी असली वजह है क्या। हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों पर लगाम क्यों नहीं लग रही। हम आपको दिखाएंगे कि ग्रीन टैक्स 2 गुना करने का क्यों नहीं हो रहा असर। आज तक की टीम आज दिल्ली के 1 नहीं 3 एंट्री पॉइंट्स पर पड़ताल करेगी। तो बेहद गौर से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे धड़ल्ले से ग्रीन टैक्स की चोरी हो रही है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे घूस देकर बड़े आराम से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री हो रही है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग चंद पैसों की खातिर पूरी दिल्ली की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तक की टीम ने जो पड़ताल की वो वाकई हिला कर रख देने वाली है। आज वो सच सामने आएगा जिससे दिल्ली वालों की सांसों में घुलते जहर का पूरा खुलासा होगा। ऑपरेशन जिंदगी। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। आज तक ने किया ये स्टिंग ऑपरेशन। इस स्टिंग ऑपरेशन के तहत हमारे रिपोर्टर्स उन जगहों पर पहुंचे जहां पर एंट्री होती है। 3 एंट्री पॉइंट्स। टोल प्लाजा जो है वहां पर हमारे रिपोर्टर्स ने बाकायदा ट्रक की एंट्री कराई। फिर जो देखा हमने वो हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर टोल कलेक्टर्स यहां पर अपनी जेबें गरम कर रहे थे। सबसे पहले DND, जी हां, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, यहां पर हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। देखिए। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है कि आखिर ग्रीन टैक्स को 2 गुना करने के बावजूद भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही और कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही। आज तक की टीम कैमरे के साथ खाली ट्रक पर सवार होती है और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते यानी DND की तरफ निकल पड़ती है। इसी रास्ते नोएडा से दिल्ली जाने वाले ट्रकों की एंट्री होती है। हम आपको बता दें कि यहाँ MCD टोल की वसूली करने वाले टोल प्लाजा पर ही ग्रीन टैक्स की वसूली भी की जाती है। हम भी अपने ट्रक के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे। हमें ग्रीन टैक्स के तौर पर 1300 रुपए चुकाने थे। हमारे ट्रक के ड्राइवर ने टोल कलेक्टर को 500 रुपए के 3 नोट यानी 1500 रुपए दिए और दबी जुबान में उससे कहा, ये पैसे देने भाई, खाली है, खाली है। हाँ, 1300 खाली है, भरी है, खाली है, खाली है। दिल्ली का यही है क्या?
हाँ ये 1300 रुपये का। आप कर लोगे? आप कर सकते हो? हाँ आगे तो कुछ नहीं बोलेगा, आगे लगेगा 450 ये 450 का प्लस 120 का। हमारी बात को टोल कलेक्टर ने सुना जरूर, लेकिन कुछ कहा नहीं। टोल कलेक्टर ने रुपए गिने और बिना कुछ कहे 700 रुपए वापस दे दिए। हमने उसे 500 के 3 नोट यानी 1500 रुपए दिए थे। 500 के 2 नोट उसने रख लिए और 500 के 1 नोट के साथ 100 रुपए के 2 नोट हमें वापस कर दिए। हमारा कैमरा ऑन था, लिहाजा आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आप एक बार फिर से पूरी तस्वीर देख लीजिए। टोल कलेक्टर ने हमसे 800 रुपए तो लिए, लेकिन बदले में कोई रसीद नहीं दी, क्योंकि ट्रक के लिए ग्रीन टैक्स की रसीद तो 1300 रुपए की होती है, लेकिन उसने हमसे लिए महज 800 रुपए। मतलब ये कि 800 रुपए टोल कलेक्टर की जेब में गए और बड़े आराम से हमारे ट्रक की दिल्ली में एंट्री हो गई। जिस ग्रीन टैक्स के नाम पर ये चोरी हुई उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। रात 9 बजे के बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों की एंट्री शुरू हो जाती है, जो सुबह तक जारी रहती है। जरा सोचिए, अगर इस टोल कलेक्टर ने रात भर में ग्रीन टैक्स के नाम पर घूस लेकर 50 ट्रकों की भी एंट्री करा दी तो कैसे कम होगा प्रदूषण। हर रात अगर पैसे लेकर धुआं उड़ाते ट्रकों की एंट्री होती रही तो कैसे कम होगा प्रदूषण। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये टोल कलेक्टर कौन है। क्या ये सरकारी कर्मचारी है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है। असल में एमसीडी ने बाहर से आने वाली गाड़ियों से टोल वसूलने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दे रखी है। वही कंपनी दिल्ली आने वाले ट्रकों से ईसीसी यानी एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज या ग्रीन टैक्स वसूलती है। प्राइवेट कंपनी ने एमसीडी, टोल और ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए दिल्ली के 117 एंट्री पॉइंट्स को अलग अलग ठेकेदारों के हवाले किया है। लिहाजा ये टोल कलेक्टर उसी ठेकेदार के कर्मचारी हैं जिसे प्राइवेट कंपनी ने डीएनडी नाके पर टोल और ग्रीन टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी है। तय मानिए कि ये काला खेल सिर्फ एक एंट्री पॉइंट पर नहीं बल्कि करीब करीब हर जगह चल रहा है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। इस काले कारोबार में आंखें बंद करने की रकम तय की जाती है। जी हाँ, डीएनडी में आपने देखा जेब में गए सारे पैसे टोल कलेक्टर के था। ये ग्रीन टैक्स का पैसा जो जाना चाहिए था सरकार के पास। गुड़गांव प्लाजा आपको लिए चलते हैं, यहां पर तो भरे हुए ट्रक को खाली कहने को तैयार हो गए पैसे की वजह से। ये है डीएनडी टोल प्लाजा। यहां बिना टोल टैक्स दिए कोई भी गाड़ी पास नहीं हो सकती। हमारे ट्रक को भी टोल टैक्स देना पड़ा, लेकिन ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ा। टैक्स कलेक्टर ने अपनी जेब गर्म करने के बाद ट्रक को दिल्ली में एंट्री दे दी। ट्रक को दिल्ली में एंट्री मिल चुकी थी। डीएनडी को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे यूपी दिल्ली के लोनी बॉर्डर। हम आपको बता दें कि यहाँ यूपी से आने वाले ट्रक दिल्ली में एंट्री करते हैं। यहाँ भी हमें 1300 रुपए ग्रीन टैक्स और 450 रुपए एमसीडी टैक्स के तौर पर देना था। यानी दिल्ली में एंट्री करने के लिए ट्रक ड्राइवर को 1750 रुपए देने थे और ट्रक ड्राइवर ने टैक्स कलेक्टर से कहा कि वो गलती से इस एंट्री पॉइंट पर आ गया है, इसलिए उससे ग्रीन टैक्स और एमसीडी टैक्स न लिया जाए। और टैक्स कलेक्टर ने टैक्स नहीं देने के 1000 रुपए मांगे।
कितने 1000 रुपये दे जा। भाई 500 ले ले मेरे भाई यार। 1750 चल ले भाई यार, ना मानो तो भाई हमारी तो स्टेज होगी यार, क्या करें। भूल के रास्ता, भूल के रास्ता। पर्ची है, मैंने अभी बोला है पर्ची। क्या बोलूं? बोल दिया मेरे पास पर्ची है, इन्होंने बोल दिया मैं छोड़ दिया तेरे को कहीं नहीं जा, ठीक है। बोल दिया मैंने पर्ची कटी दिया अभी की, छोड़ दिया। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धुएं में उड़ा दिया गया। टैक्स कलेक्टर ने 1000 रुपए अपनी जेब में रखे और ट्रक को दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के लिए एंट्री दे दी। सरकार की जेब में 1750 रुपए आने थे। लोनी टोल प्लाजा पर आया केवल धुआं। टोल से आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ भी कैमरे के साथ पहुंचे। हमने वहां मौजूद सुपरवाइजर को सारा वाकया बताया तो उसने फौरन टैक्स कलेक्टर को बुलाया और इस बारे में पूछताछ की। उसने बोला कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो इसलिए मैं 1000 रुपए क्यों लिया? 1000 रुपए नहीं लिया ना उससे। आप वैसे ही जाने देते? नहीं, 1000 रुपए नहीं लिया ना। लिया आपने? नहीं लिया सर। पूरा बातचीत में आ रहा है, अभी इन्होंने सुना है, बताइए। जी बिल्कुल है। सुना आपने? क्या बोला इन्होंने? क्या पुरानी पर्ची बता देना? हाँ, पुरानी पर्ची बता देना ऐसे। नहीं, उस टाइम हमारे इंचार्ज साहब थे, उनसे पूछो, वो भी अंदर ही थे। इनसे ये भी इन्होंने अभी पूरा देखा है? नहीं, इनसे पूछो कि वो थे न कि नहीं थे अंदर। आप ये बताइए, आपने पैसा लिया? नहीं, हमने नहीं लिया। टैक्स कलेक्टर कैमरे पर साफ मुकर रहा था। उसका कहना था कि बिना ग्रीन टैक्स दिए यहाँ से कोई भी ट्रक पास नहीं हो सकता। और फिर हमने यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हमने स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज दिखाई जिसमें बाकायदा वो 1000 रुपए मांग रहा था और तब सुपरवाइजर ने अपनी गलती मानी। इन्होंने देखा वो गलत देखा, जो बाकी सबने देखा वो गलत देखा है। क्या देखा है? हमें दिखाइए ना, हमें दिखाइए। आप क्यों दिखाएं? आपने तो पैसा लिया है। तो हमें के मतलब एक बात तो इनको इनकी जिम्मेदारी क्या है? पर्ची चेक करने की ना। हाँ। उन्होंने पर्ची चेक की। हाँ। उन्होंने पूरी फुटेज दिखाई है अभी, और इनके सामने इनसे पूछिए क्या देखा इन्होंने। क्या देखा? ये देखा वहाँ पे बातचीत करते हुए पैसे लेने की बात। और इस तरह लोनी बॉर्डर से ट्रक बिना ग्रीन टैक्स अदा किए दिल्ली की सांसों में जहर घोलता निकल गया और किसी भी एजेंसी ने ट्रक की पड़ताल नहीं की। 2 टोल नाकों से ट्रक ग्रीन टैक्स दिए बगैर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा था। इसके बाद एक भरे ट्रक को लेकर हम पहुंचे गुड़गांव। यहां दिल्ली में एंट्री करने वाले ट्रकों की लंबी कतारें लगी थी। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद हमारा ट्रक टोल बूथ पर पहुंचा। यहां हमें 2600 रुपए ग्रीन टैक्स और 450 रुपए बतौर एमसीडी टैक्स देना था। यहां ड्राइवर ने भरे ट्रक को खाली बताया और खाली ट्रक के पैसे लेने के लिए बोला। अरे वही निकाल लिया कर यार, जाम लग रहा। दे दे, एक एक करके दे 10 बार। आप कर ले कोई बात ना, आपकी बात तो आपकी बात कर ले कोई बात नहीं, भैया जल्दी कर ले। देख कितने रहा है? कितने हो गए? 1600। हाँ, खाली गाड़ी है, खाली है। देख ले, गेट खोल के देख लियो ना। तू समझे? हाँ, मैं समझ लिया, खाली गाड़ी है तो हाथ कर लियो, कोई बात ना, आपकी बात तो नहीं साल बाबू, कोई बात ना, रिक्वेस्ट कर लो, हम घर जाएंगे। टोल कलेक्टर ने लिया खाली ट्रक का टैक्स। जांच कर्मचारी ने ट्रक देखना मुनासिब नहीं समझा, जबकि भरे ही ट्रक का पूरा टैक्स 3050 रुपए बनता है। हमने दिए टोल कलेक्टर को महज 1600 रुपए। और इस तरह दिल्ली में 3 बड़े एंट्री पॉइंट्स को खंगालने पर यह बात साफ हो गई कि ग्रीन टैक्स इकट्ठा करने वाली कंपनियों के कर्मचारी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को चंद रुपए में नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि ये भी पूरी तरह साफ हो गया कि टैक्स भी सही तरीके से नहीं वसूला जा रहा। अब दिल्ली गैस चेंबर नहीं तो क्या बनेगी? कैमरामैन विनोद कुमार और हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साईं बाबा के अनूठे भक्तों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन हैदराबाद के शख्स को देखिए, 1,01,003 रुपए दिए हैं दान में। देखिए,
ये है हैदराबाद के मुरली कृष्ण। हैदराबाद के साईं भक्त ने बाबा के चरणों में चढ़ाया पूरे 1,01,133 रुपए का चेक। मुरली कृष्ण की स्वर्गवासी पत्नी की ये इच्छा थी कि साईं बाबा के भंडार में अन्नदान के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जाए। साईं बाबा के प्रति भक्तों की आस्था का ये सिर्फ एक पड़ाव है। साईं के भक्तों ने क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच महज 11 दिनों में अपने बाबा के आगे खजाने का अंबार लगा दिया। 11 दिन में 11 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।